कहानी की शुरुआत में एक औरत को दिखाया जाता है जिसे म्यूटेंट के लीडर हेड्स ने न्यू मैक्सिको के डेजर्ट में एक गुफा के अंदर कैद करके रखा हुआ है, क्योंकि वो उस औरत से एक म्यूटेंट बेबी चाहता था। लेकिन आज वो औरत जब एक म्यूटेंट बेबी को जन्म देती है तो वो मरा हुआ होता है, इसलिए पापा म्यूटेंट उस औरत को मार डालता है। इसके बाद बताया जाता है कि 2 साल पहले एक अमेरिकन फैमिली ने न्यू मैक्सिको के डेजर्ट में रॉन्ग टर्न यानी कि गलत मोड़ ले लिया और सेक्टर 16 की एक मिलिट्री एरिया में चले गए थे, जहां पर सुबह होने से पहले उनकी फैमिली के आधे से ज्यादा लोगों का मर्डर हो चुका था, जिसे हमने इस मूवी के पार्ट 1 में देखा था। उस घटना के बाद मिलिट्री ने वहां पर सर्च ऑपरेशन किया, लेकिन वहां उनको कुछ भी नहीं मिला। इसीलिए मिलिट्री ने यहाँ पर मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए एक टीम भेजी थी, जिसमें कर्नल रेडिंग और 3 साइंटिस्ट शामिल थे। इसके बाद 2 साइंटिस्ट विल्सन और हान को दिखाया जाता जो न्यू मैक्सिको डेजर्ट में मॉनिटरिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हैं। इसी बीच इनके सिस्टम के मेन जंक्शन में कुछ खराबी आ जाती है, इसीलिए हान चेक करने के लिए वहां पर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि एक चूहे की वजह से सिस्टम शॉर्ट सर्किट हो गया है। ये देख विल्सन इक्विपमेंट लाने के लिए यहाँ एक बैकअप बुलाता है। तभी फॉस्टर को खोजते हुए कर्नल वहां पर जाता है। तब विल्सन बताता है कि फॉस्टर इंफ्रारेड सेंसर सेट करने के लिए माउंटेन टॉप पर गया है। इसके बाद कर्नल भी पहाड़ों की तरफ निकल जाता है। इसके बाद फॉस्टर को दिखाया जाता है जो सेंसर चेक करने के लिए रेडियो पर विल्सन से कांटेक्ट करता है, लेकिन सिग्नल वीक यानी कि कमजोर होने की वजह से उसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। इसके बाद वो हान से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। फिर हमें पता चलता है कि किसी ने बहुत ही बेरहमी से हान का मर्डर कर दिया है, जो किसी और का नहीं बल्कि यहाँ रहने वाली म्यूटेंट का काम है। किसी का रिप्लाई नहीं मिलता तो फॉस्टर वापस आने के लिए मुड़ता है। तभी उसके सामने एक हैंसेल नाम का म्यूटेंट आ जाता है, लेकिन वो फॉस्टर को नुकसान पहुंचाने की बजाय उसे वहां से भागने के लिए बोलता है। फॉस्टर को कुछ भी समझ में आता इससे पहले ही कैमेलियन नाम का म्यूटेंट कुल्हाड़ी से अटैक करके उसे मार डालता है। उसकी आवाज सुनकर कर्नल जैसे ही उसे खोजने जाता है, लेच नाम का एक दूसरा म्यूटेंट पीछे से रॉड घुसाकर उसे भी मार देता है। इसके बाद हमें यूएस मिलिट्री के कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो न्यू मैक्सिको के डेजर्ट में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कमांडर सार्जेंट उनको उनकी गलतियों के बारे में बताता है। इसके बाद वो अपनी टीम के साथ साइंटिस्ट को इक्विपमेंट सप्लाई करने निकल जाता है, जो यहाँ पर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने के लिए आए हुए हैं। लेकिन जब सार्जेंट अपनी टीम के साथ साइंटिस्ट के बेस कैंप पर पहुंचता है, तब तीनों साइंटिस्ट और कर्नल वहां से गायब होते हैं और वहां पर इनको कोई भी नजर नहीं आता। इसमें से एक सोल्जर रेडियो पर भी कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे किसी का भी रिप्लाई नहीं मिलता। सार्जेंट बहुत परेशान हो जाता है और अपने सोल्जर को आसपास चेक करने के लिए बोलता है। इसी बीच वहां रेडियो पर कर्नल की आवाज सुनाई देती है। सार्जेंट जब उससे बात करता है तो रेडियो पर कर्नल उससे हेल्प मांगता है और बताता है कि मैं माउंटेन के टॉप पर हूँ। इसके बाद वो मिरर के रिफ्लेक्शन से अपनी लोकेशन बताने की कोशिश करता है। यह देख सार्जेंट सभी सोल्जर को सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के लिए ऑर्डर देता है। तब इंचार्ज नेपोलियन सार्जेंट से कहता है कि हमें इसके बारे में हेडक्वार्टर में बताना चाहिए। ये सुन सार्जेंट उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे एक पैर पर खड़ा होकर कैंप की निगरानी करने के लिए बोलता है। इसके बाद वो एम्बर को भी यहीं रुककर रेडियो पर यहाँ आए साइंटिस्ट से कांटेक्ट करने को बोलता है। इसके बाद सार्जेंट बाकी सोल्जर को लेकर माउंटेन की तरफ जाने लगता है। तभी रास्ते में मिकी नाम का सोल्जर एक गहरे गड्ढे में गिरने से बच जाता है, लेकिन इस दौरान चोट लगने से उसका घुटना जख्मी हो जाता है, जिससे उसे चलने में बहुत परेशानी होने लगती है। इसीलिए सार्जेंट उसे बेस कैंप में वापस लौटने के लिए कहता है। इसके बाद मिकी वापस आने के लिए मुड़ जाता है और सार्जेंट बाकी सोल्जर के साथ केयरफुल होकर आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद बेस कैंप का सीन दिखाया जाता है। जब नेपोलियन को प्रेशर बनता है तो वो वहां के बाथरूम में चला जाता है, लेकिन वो जैसे ही टॉयलेट करने बैठता है उसके नीचे से एक हाथ निकलता है, जिससे देखकर वो बहुत डर जाता है और चिल्लाते हुए बाहर भाग जाता है। ये देख एम्बर भी चेक करने के लिए अंदर जाती है, जहाँ पर उसे भी एक हाथ दिखाई देता है। इससे दोनों बहुत डर जाते हैं। तभी उसमें से एक जख्मी आदमी निकलता है और उनसे हेल्प मांगने लगता है। ये देख दोनों उसे बाहर निकालते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर विल्सन है। उसकी बॉडी पर बहुत सारे कट देकर दोनों और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दोनों उसे बचाने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि ये सब किसने किया, लेकिन उसकी कंडीशन, उसकी हालत बहुत खराब होती है। इसीलिए वो मरने से पहले केवल इतना बता पाता है कि वो यहीं पर हैं। उसके मरने से दोनों और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब दोनों को समझ में आ चुका होता है कि जिस किसी ने भी इसे मारा है वो बहुत खतरनाक है। इसलिए नेपोलियन सार्जेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल न मिलने से वो उसे कांटेक्ट नहीं कर पाता। तभी वहां कोई आकर इनके ट्रक में आग लगा देता है। ये देख दोनों अपनी राइफल लेने जाते हैं, लेकिन अब वहां से उनकी राइफल भी गायब हो चुकी थी। इससे एम्बर बहुत डर जाती है और घबरा जाती है। वो समझ जाती है कि यहाँ पर जरूर कोई गड़बड़ है, इसीलिए वो सार्जेंट के पास जाने के लिए वहां से भागने लगती है। अब एम्बर जैसे ही माउंटेन के बीच पहुंचती है, कैमेलियन नाम का म्यूटेंट उसे पकड़ लेता है और वहां से ले जाने की कोशिश करता है। ये देख नेपोलियन उसे बचाने के लिए दौड़ता है,
और एम्बर अपनी जान बचाने के लिए उसके साथ फाइट करने लगती है, जिससे कैमेलियन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एम्बर पर अपनी कुल्हाड़ी से अटैक करने लगता है। तभी मिकी भी यहाँ आ जाता है और म्यूटेंट के कंधे पर शूट कर देता है। इसके बाद वो म्यूटेंट वहीं एक सुरंग के अंदर भाग जाता है। इसके बाद मिकी जैसे ही नीचे आने लगता है, म्यूटेंट उसका पैर पकड़कर एक सुरंग में खींचने लगता है। ये देख एम्बर जल्दी से मिकी के पास जाती है और उसे बाहर खींचने की कोशिश करने लगती है। अब नेपोलियन भी यहाँ आ जाता है और उसकी जान बचाने के लिए दोनों उसे बाहर खींचने लगते हैं, लेकिन म्यूटेंट उसे अंदर खींचने में कामयाब हो जाता है। इससे दोनों बहुत डर जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। वहीं सार्जेंट जब अपनी टीम के साथ माउंटेन पर जाता है, तब वहां पर उनको एक डेड बॉडी मिलती है, जिसकी आईडी चेक करने पर उनको पता चलता है कि वो डेड बॉडी डॉक्टर फॉस्टर की है, जो यहाँ पर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने वाली टीम के साथ आया था। उस डेड बॉडी की हालत देखकर सार्जेंट को खतरे के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो सभी सोल्जर से अपनी राइफल लोड करने के लिए बोलता है। वो लोग एम्बर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेडियो पर सिग्नल नहीं मिल पाता। तभी रेडियो पर इनको कर्नल की आवाज सुनाई देती है। इसकी आवाज सुनकर सार्जेंट समझ जाता है कि वो बहुत जख्मी हालत में है, इसीलिए वो क्रैंक और स्पाइडर को अपने साथ ले जाता है और मिसी, स्टंप और डेल्मर को दूसरी तरफ भेजता है ताकि कर्नल को खोजने में आसानी हो सके। लेकिन इसी बीच क्रैंक और स्पाइडर सार्जेंट से अलग हो जाते हैं। इसका फायदा उठाकर लेच नाम का म्यूटेंट इन दोनों पर अटैक करके सार्जेंट की तरफ भागने लगता है। अब क्रैंक और स्पाइडर म्यूटेंट को मारने के लिए उस पर अटैक करने लगते हैं। इसके दौरान स्पाइडर गलती से सार्जेंट को शूट कर देता है, जो कि म्यूटेंट की एक चाल थी। ये देख सार्जेंट को बचाने के लिए सब उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन सार्जेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी होती है। तभी एम्बर और नेपोलियन भी यहाँ पहुंच जाते हैं। सब मिलकर सार्जेंट को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाता और ये देख सब बहुत दुखी हो जाते हैं। अब इन सबको समझ में आ जाता है कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। इसके बाद ये सब वापस जाने के डिसाइड करते हैं और सार्जेंट की डेड बॉडी को लेकर वापस लौटने लगते हैं, लेकिन इनके सामने एक डेड एंड होता है, इसीलिए ये लोग रस्सी की मदद से नीचे जाने का डिसाइड करते हैं। सबसे पहले वो लोग सार्जेंट की डेड बॉडी को स्पाइडर के साथ बांधकर नीचे भेजने लगते हैं। स्पाइडर नीचे लटका होता है और कुछ सोल्जर रस्सी पकड़े होते हैं। तभी अचानक से वो रस्सी टूट जाती है और स्पाइडर भी सार्जेंट के साथ नीचे गिर जाता है। इससे उसकी भी मौत हो जाती है। ये देख सभी और भी परेशान होने लगते हैं। तभी डेल्मर देखता है कि रस्सी टूटी नहीं है, बल्कि किसी ने जानबूझकर काटा है। इसी बीच इनके पास की बाकी रस्सी भी गायब हो जाती है। इस वजह से इनकी परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसके बाद वो पैदल ही किसी तरह से नीचे जाने लगते हैं। यहाँ से कुछ दूर जाने पर इनको कर्नल रैंडिंग जख्मी हालत में मिलता है। वो उसकी हेल्प करने जाते हैं। तभी उनको पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए सभी अलर्ट हो जाती हैं। ये सब कर्नल से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछते हैं। तब कर्नल कहता है कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए तुम सबको माइनिंग वाली गुफा से होकर बाहर जाना होगा, लेकिन वो सब उसी के अंदर रहते हैं, यानी कि म्यूटेंट्स। वो लेडीज को अपनी ब्रीडिंग के लिए रख लेंगे और तुम सबको मार देंगे। इतना कहकर कर्नल खुद को शूट करके वहां से नीचे गिर जाता है। इसके बाद ये सब एक प्लान बनाते हैं। मिस्सी और एम्बर अकेले में एक जगह पर बैठ जाती हैं, जबकि बाकी लोग अलग अलग जगह पर छुप जाते हैं। दोनों औरतों को अकेले देखकर स्टेवर नाम का म्यूटेंट उन पर अटैक करने आता है, लेकिन बाकी छुपे हुए सोल्जर उस पर लगातार फायरिंग करने लगते हैं, जिससे उस म्यूटेंट की मौत हो जाती है। उस म्यूटेंट को मारकर सब बहुत खुश होते हैं। इसी बीच मिसी टॉयलेट करने के लिए चली जाती है। तब उसके अकेले होने का फायदा उठाकर कैमेलियन उसे पकड़ लेता है। उसके चीखने की आवाज सुनकर बाकी सोल्जर उस तरफ भागते हैं, लेकिन इससे पहले वो मिसी को एक अंधेरी गुफा में लेकर चला जाता है। मिसी को बचाने के लिए सभी सोल्जर उसको खोजने लगते हैं। इसी बीच स्टंप नाम का सोल्जर वहां से वापस जाने लगता है, क्योंकि वो अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। बाकी सोल्जर उसे समझा दे कि हमें साथ रहना चाहिए, लेकिन स्टंप किसी की नहीं मानता और वो वापस लौट जाता है। जब बाकी सोल्जर आगे बढ़ने लगते हैं तो एक डेड एंड पर नेपोलियन को मिसी का सेल फोन मिलता है। तभी इनको वहां से नीचे जाने का एक रास्ता दिखाई देता है। उस रास्ते से स्लाइड करते हुए सभी सोल्जर नीचे चले जाते हैं और मिसी को खोजते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टंप जब एक डेड एंड पर नीचे जा रहा होता है, तभी लेच वहां आ जाता है और स्टंप का एक हाथ काट देता है। इससे वो खुद को संभाल नहीं पाता और नीचे गिरने से उसकी भी मौत हो जाती है। इसके दूसरी तरफ बाकी सोल्जर गुफा के अंदर मिसी को खोजने में लगे होते हैं। इस दौरान एम्बर अपनी पॉकेट में एक बुलेट रख लेती है, क्योंकि लास्ट में वो म्यूटेंट के हाथों मरने की बजाय सुसाइड करना पसंद करेगी। नेपोलियन उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें कुछ नहीं होगा और हम सभी लोग यहाँ से सेफ निकल जाएंगे। तभी एम्बर वहां से नीचे गिरने लगती है। ये देख नेपोलियन उसे बचाने जाता है, इसीलिए वो भी उसके साथ वहां से नीचे गिर जाता है। दोनों को ज्यादा चोटें तो नहीं आते, लेकिन वो क्रैंक और डेल्मर से अलग हो जाते हैं। अब क्रैंक और डेल्मर भी वहां तक पहुंचने का रास्ता खोजने लगते हैं। तभी इनको दूसरी तरफ नीचे की ओर गया हुआ एक बीम दिखाई देता है। सबसे पहले क्रैंक जंप लगाकर वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहीं पर नीचे लटक जाता है।
ये देख डेल्मर जल्दी से वहां जाता है और क्रैंक को ऊपर खींच लेता है, जिससे क्रैंक की जान बच जाती है। इसके बाद दोनों उस बीम से होकर नीचे आ जाते हैं। वहीं कैमेलियन मिसी को लेकर एक गुफा में पहुंचता है। वहां पर वो मिसी को हैरास करने लगता है और किस करने के लिए उसके मुंह में अपनी जीभ डाल देता है और इस दौरान मिसी उसकी जीभ काट देती है और जैसे ही वहां से बाहर निकलने जाती है, हेड्स वहां आकर मिसी को जख्मी कर देता है। कैमेलियन को वहां से भगाने के बाद वो मिसी को प्रेग्नेंट करने के लिए उसका रेप करने लगता है। तब क्रैंक, डेल्मर, नेपोलियन और एम्बर उसकी आवाज सुन लेते हैं और उसे खोजने लगते हैं। तभी वहां एम्बर और नेपोलियन को स्टंप की टोपी और उसका कटा हुआ हाथ दिखाई देता है। इसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। इसी बीच कैमेलियन वहां पर आ जाता है। नेपोलियन उस पर फायरिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी बुलेट खत्म हो जाती है। इसका फायदा उठाकर वो इन पर अटैक कर देता है और एम्बर को अपने साथ लेकर जाने लगता है। तब एम्बर अपनी जान बचाने के लिए उसके साथ फाइट करने लगती है। इसी दौरान नेपोलियन एक बड़ा सा पत्थर लेकर उस पर अटैक कर देता है और उसका सर कुचलकर बुरी तरह से मार देता है। तभी स्निफर नाम का एक अंधा म्यूटेंट वहां आ जाता है। ये देख एम्बर और नेपोलियन उससे छुपने लगते हैं। इसके दौरान दोनों एक सीक्रेट रूम के अंदर चले जाते हैं। वहां पर उनका सामना हैंसल से हो जाता है, लेकिन वो एक अच्छा दिल वाला म्यूटेंट होता है। वो दोनों को समझाता है कि वो लोग यहाँ पर सेफ हैं। कुछ देर बाद क्रैंक और डेल्मर भी यहाँ पहुंच जाते हैं। तब स्निफर उनकी आवाज सुनकर फायरिंग शुरू कर देता है। वहां डेल्मर को बुलेट लगने से वो जख्मी हो जाता है। तब क्रैंक भी स्निफर पर फायरिंग करके उसे मार डालता है। इसके बाद नेपोलियन उन दोनों को भी सीक्रेट रूम में बुला लेता है और हैंसेल के बारे में बताता है। अब हैंसेल इनको यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक सुरंग के रास्ते से ले जाता है। वहां से कुछ दूर जाने पर ये लोग एक बंकर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेड बॉडी और उनके कटे हुए ऑर्गन को देखकर इनकी हालत खराब होने लगती है। तभी एम्बर को वहां पर मिकी की डेड बॉडी भी दिखाई देती है। उसकी बहुत बुरी कंडीशन देखकर एम्बर चिल्लाने लगती है। इसी बीच डेल्मर की भी कंडीशन बिगड़ने लगती है और जख्म गहरा होने की वजह से वो भी अपना दम तोड़ देता है। ये देख सब बहुत दुखी हो जाती हैं। इसके बाद वो फिर से आगे बढ़ने लगती हैं और एक बंकर के अंदर पहुंच जाती हैं, लेकिन वहां से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। ये देख क्रैंक हैंसेल पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है। तभी उसकी नजर वहां पर रखे डायनामाइट पर पड़ती है। ये देख क्रैंक बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि वो उसकी मदद से यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। हैंसेल क्रैंक को उसे टच करने से मना करता है, लेकिन क्रैंक उसकी बात नहीं मानता और वो डायनामाइट का बॉक्स लेकर जैसे ही वहां से जाने लगता है, उसमें लगा हुआ एक सर्किट जो एक ट्रैप होता है नीचे गिर जाता है और वो डायनामाइट का बॉक्स ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट की वजह से क्रैंक भी अपनी जान गंवा बैठता है। जब एम्बर और नेपोलियन उसे खोजने जाते हैं, तब उसको मिसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद दोनों मिसी की आवाज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगती हैं। तभी वहां छुपा हुआ लेस दोनों पर अटैक कर देता है, लेकिन नेपोलियन उसे खंजर से जख्मी कर देता है। इसके बाद एम्बर राइफल से अटैक करके उसे मार देती है। फिर दोनों जब यहाँ से आगे जाते हैं तो इनको मिसी मिल जाती है, जिसे हेड्स ने बांध कर रखा था। मिसी को बचाने के लिए एम्बर एक ट्रैप बनाती है। वो नेपोलियन से मिसी का फोन लेकर उसमें एक रिकॉर्डिंग प्ले कर देती है। इसे सुनकर हेड्स को लगता है कि बाहर कोई इंसान है, इसीलिए वो उसे खोजने चला जाता है। इसके बाद दोनों मिलकर मिसी को वहां से आजाद कर देते हैं, लेकिन अब हेड्स भी उस फोन तक पहुंच जाता है, जिससे वो समझ जाता है कि किसी ने उसके साथ चीट किया है। अब एम्बर और नेपोलियन मिसी को लेकर जैसे ही वहां से निकलने वाले होते हैं, हेड्स वहां आकर इन पर अटैक कर देता है और मिसी को मारने लगता है। तब एम्बर अपनी आखिरी बुलेट का यूज करती है और हेड्स को शूट कर देती है। इससे वो थोड़ा सा जख्मी हो जाता है, इसीलिए वो गुस्से में आकर एम्बर का गला पकड़ लेता है। तब नेपोलियन लोहे की एक रोड लेकर उसकी आर पार कर देता है, जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है। इसके बाद मिसी उसके ऊपर अपना गुस्सा निकालने लगती है। तभी वो होश में आ जाता है और उसका पैर पकड़ लेता है। ये देख नेपोलियन उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी मार देता है और दोनों मिलकर मिसी को उसके पकड़ से बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद मिसी एक हथौड़ा लेकर उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर अटैक करने लगती है और नेपोलियन उसके मुंह में राइफल घुसाकर उसे मार डालता है। इसके बाद तीनों यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि जितने भी सोल्जर यहाँ मारे गए थे, उनकी फैमिली को इस बारे में नहीं बताया गया। फिर दिखाया जाता है कि जब तीनों वहां से जा रहे होते हैं तो कोई म्यूटेंट्स सर्विलांस सिस्टम से उन पर नजर रख रहा है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।